हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर के सोनी फ्रॉम के सोनी केमिस्ट्री क्लासेस, हजरतगंज लखनऊ। आज बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। बेटा, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन हमारे पास आया कि सर जी ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो पहले तो आप ये जान लें कि क्लास जो ऑनलाइन ये चल रही है ये कंटिन्यू रहेगा। बेटा, चलता ही रहेगा, ऑनलाइन बंद नहीं होगा। अब अगर कोई दैवीय आपदा ना आए तो। और ऑफलाइन जब सरकार हम लोगों को आदेश देगी, गाइडलाइन जारी होगा, तो हम लोग अपना ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चा ऑफलाइन में आना चाहता है वो ऑफलाइन में आ जाए, जो बच्चा ऑनलाइन में ही रहना चाहता है वो ऑनलाइन में ही रह सकता है, जो बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में रह सकता है दोनों का वो आनंद उठा सकता है। और दोनों के अपने अलग अलग मेरिट्स हैं और दोनों के अलग अलग डीमेरिट्स हैं। ऑनलाइन क्लास अच्छा इसलिए कह सकते हैं आप कि आप घर पर ही रह कर के तैयारी कर सकते हैं, और ऑफलाइन में आपको घर से यहाँ तक आना होता है। ये अलग बात है कि जब आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो बिल्कुल टीचर के सानिध्य में होते हैं। बेटा, टीचर के बिल्कुल करीब होते हैं। बच्चा क्लास में बैठा होता है, हम इत्मीनान से पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा ध्यान से पूरे अलर्ट मोड में होता है। जबकि ऑनलाइन में बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो अलर्ट मोड में हो सकता हो घर पे सोया हो, घर पे पसरा हो, लेटे लेटे ही मोबाइल या लैपटॉप ऊपर रख करके देख रहा हो। कितना आप अलर्ट मोड में होते होंगे ये तो खैर हम देख नहीं रहे हैं। यहाँ से आप खुद अपने आप को देख सकते हैं, खुद अपने आप को आभास कर सकते हैं। फिलहाल एक चीज़ आप ये जान लें कि चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें और चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, दोनों में हम पूरा भरसक कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि आप तक हम पहुँचें, आप तक हमारी बात पहुँचे, आपको हम अच्छी तरीके से समझा ले जाएं, आपको हम अच्छी तरीके से केमिस्ट्री में पारंगत कर ले जाएं। यह बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं कि हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, फिजिकल पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है जो बताने की वो आप जानें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमसे सवाल किया कि सर जी लाइव पढ़ाएंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे। तो हम आपको दोनों बता दें, दोनों के अपने आनंद हैं और दोनों में कमियां भी हैं। लाइव लेक्चर में कहानी क्या है, एक बार हम लेक्चर ले लिए, अब वो लेक्चर की हम टाइमिंग आपको देंगे। जैसे सपोज़ 10 से 11 हम टाइमिंग आपको दिए हैं, तो 10 से 11 जो टाइमिंग दिए हैं उसी 10 से 11 में हम लाइव क्लास लेंगे। फ़िलहाल आज तो हम रिकॉर्डेड क्लास अभी भेज रहे हैं। क्लास आपकी रिकॉर्डेड भी चलेगी, लाइव भी चलेगी, दोनों मिला करके हम चलाएंगे जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करेंगे ज़्यादातर क्लास आपका लाइव चले, और जहाँ ज़रूरी होगा, कोर्स ज़्यादा लेंदी होगा, हमें ज़्यादा लिखना होगा, हमारे पास टॉपिक ज़्यादा होगा, समय कम होगा, उसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अच्छे से समझा करके देंगे। लाइव क्लास में थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाता है कि बहुत सारे बच्चे लाइव खोले तो मोबाइल अपनी, सपोज़ हमारी एंड से नेटवर्किंग बहुत अच्छी है लेकिन आपके एंड से नेटवर्क उतना अच्छा नहीं मिल पाने की वजह से हमारी आवाज़ फंसेगी, दबेगी, कट के आएगी, आप तक सही से पहुंचेगी नहीं, खिन्नता उत्पन्न होती है, गुस्सा चढ़ने लगता अंदर से ही। बहुत सारे बच्चे शिकायत कर चुके हैं कई जगहों पर ऑनलाइन क्लास लाइव देख करके। और सबसे बड़ी लाइव क्लास का ड्रॉबैक क्या है कि इसमें बाध्यता है कि 10 से 11 अगर हम टाइमिंग फिट कर दिए हैं तो 10 से 11 में आपको बैठना ही बैठना है। वो अलग बात है कि हमारे ऐप्स के क्लाउड पर लेक्चर अपलोड हो जाएगा आधे घंटे के बाद। उस लेक्चर को आप दोबारा भी शाम को, दोपहर में जब चाहें तब आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइव का एक अपना अलग आनंद होता है। लाइव जब आप होते हैं, हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और लाइव देखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ना आपको कुछ कह पा रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा सब लिख के एक दूसरे से चैट किया जा रहा है। सर जी गुड मॉर्निंग, सर जी गुड आफ्टरनून,
जो भी आप कहते हैं, टीचर इधर से बोलता है एस बच्चा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड मॉर्निंग, तो आपको बड़ा आनंद फील होता है। लाइव क्लास का एक आनंद तो अलग है ही। लाइव क्लास के जो ड्रॉबैक्स वो हमने आपको बताए। रिकॉर्डेड लेक्चर के भी अपने बेनिफिट्स हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर हम आपको 10 से 11 टाइमिंग में फिट कर देंगे, 10 बजे अपलोड कर दिया करेंगे डेली का डेली। डेली आपको लेक्चर एक एक लेक्चर आपको अपलोड मिलता रहेगा। 1 घंटे सवा घंटे का लेक्चर आपको डेली का डेली मिलता रहेगा बेटा। क्लास हम रेगुलर लेंगे, डेली पढ़ाएंगे ताकि कोर्स इत्मीनान से ख़त्म हो जाए। घंटे सवा घंटे का लेक्चर होगा। अब उसमें जो क्वेश्चंस वाले सेशन होंगे तो हो सकता है उसके लिए हम अलग से टाइम आपको दे करके उसमें लाइव आ जाएं, या इसी में हम लाइव आपके साथ होते रहेंगे बीच बीच में। अभी आज की डेट में हम इसलिए लाइव अभी नहीं हो पा रहे 2-4 दिन, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेटवर्क था एक कंपनी के लगवाए थे वो गड़बड़ हो गया है। अब हम दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई किए हैं। आजकल वाईफाई भी तुरंत नहीं लग पाता है। 48 घंटा 72 घंटा आप टाइम लेते हैं कंपनी वाले, क्योंकि हर जगह डिमांड बढ़ गई है ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन वर्किंग की। तो यही कारण है कि अभी 3-4 दिन 5 दिन लग सकता है हमको लाइव आने में। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर हम आपको देना आज ही से शुरू कर दे रहे हैं बेटा, आज ही से बताना शुरू कर दे रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हम आपके साथ कांटेक्ट में कैसे रहेंगे, इस बात को हम आपको बताना चाह रहे हैं बेटा। जैसे हमने क्लास लिया, क्लास पढ़ाए, 10 से 11 हम क्लास पढ़ा लिए। उसके बाद हम 11 से 12 बजे तक हाथ में मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, क्योंकि जब आप 10 से 11 पढ़ लेंगे, लेक्चर इत्मीनान से पूरा देख लेंगे, वीडियो को रोक रोक कर देख लेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको बैक कर करके देख लेंगे। लेकिन भगा के मत देखिएगा, इत्मीनान से 1 घंटा पूरा अनवर्थ टाइम दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि हमारा लेक्चर आप सुनते रहें और पेन से लेक्चर को या लेक्चर से नोट्स अपने खुद के बनाते रहें बेटा। तो वो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। हालांकि हम आपको PDF दे देंगे, PDF फाइल आपको हम अपलोड करते रहेंगे डेली का डेली। टेस्ट भी हम आपका लेते रहेंगे अपने ऐप्स पर। चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट होगा, साथ साथ नहीं होगा। हाँ, साथ साथ सवाल हम जरूर कराते रहेंगे। जैसे क्लास में पढ़ाते थे बिल्कुल बेटा हूबहू वैसे पढ़ाएंगे। तो हम करेंगे क्या, 10 से 11 आपकी क्लास चलेगी, 11 से 12 हम मोबाइल लेके बैठे रहेंगे। किस लिए लेके बैठे रहेंगे मोबाइल? क्योंकि आपका सवाल के लिए उधर से मोबाइल पे हमारे फ़ोन आ सकता है। कोई बात नहीं समझ में आई आप तुरंत फ़ोन करिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप तुरंत एडवांस कॉल करिए, नहीं आप पूछ सकते हैं आप तुरंत हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। जितने एडमिटेड बच्चे होंगे उनका हम आज ही अलग ग्रुप बना देंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। धीरे धीरे बच्चे उसमें ऐड होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, ग्रुप्स आगे प्रोसीड करता रहेगा, ग्रुप आगे डेवलप होता रहेगा। तो कोई सवाल अगर आपको फंसा आप तुरंत ग्रुप में डालिए। ग्रुप में अच्छे बच्चे भी हैं, वो हो सकता सवाल को ट्राई करके आपको तुरंत जवाब भी दे दें। नहीं अगर जवाब देते हैं तो शाम तक हम खुद आपको उस क्वेश्चन का कोशिश करेंगे जवाब दे दें। अगर शाम तक हम नहीं दे पाए हम देख लेंगे, अगले दिन जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो क्लास में उन क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे। जो परेशानियां आपकी होंगी वो हम यहीं पर डिस्कस करते रहेंगे। तो ये हम आपको पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं बेटा। कोई भी सवाल हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, थोड़े से सवाल हम जो पहले हमारा असाइनमेंट पुराना था और जो नया असाइनमेंट आया है इसमें थोड़े से सवाल को हम कम किए हैं। और ऐसा नहीं कि जो हम हटाए हैं सवाल उसको छोड़ देंगे, उन सवाल को भी कराएंगे, लेकिन बिल्कुल एंड में जब कोर्स हम निपटा ले जाएंगे। पढ़ाने की जो हमारा पैटर्न होगा, पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, तब उसके बाद ऑर्गेनिक। और कोशिश हमारी यही होगी कि जो सीक्वेंस हम लेकर के चलें वो एनसीईआरटी की लेकर के चलें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी की एक एक हेडिंग की ही सिर्फ बात होगी, फालतू हेडिंग नहीं है तो फालतू बात नहीं होगी। हाँ, बहुत कंपलसरी जो टॉपिक्स हैं, बहुत कंपलसरी जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कभी कभी आप देखे होंगे एनसीईआरटी में कुछ ऐसे लाइन लिखे होते हैं, जैसे एक लाइन लिखा गया तो अब उस लाइन में दूसरी तीसरी चौथी लाइन घुसी हुई है, वो आपको नहीं दिखेगा, वो हमें दिखेगा। सवाल एक लाइन का दे दिया गया, उस लाइन के पीछे हिडन 2-3 लाइनें होती हैं, वो एनसीईआरटी में नहीं दी गई रहती, वो हम समझाते हैं, हम बताते हैं बच्चे को, हम सिखाएंगे आपको। अब जैसे मान लीजिए मोलरिटी दे दिया गया, मोलरिटी दे दिया गया, नॉर्मलिटी नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में। सवाल नॉर्मलिटी बिना पढ़े कई लग ही नहीं पाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा हम लिबरल रहेंगे,
लिबरल रहेंगे, मतलब जितना आपको एनसीईआरटी में दिया गया है उतना तो हम पढ़ाएंगे, कटिबद्ध हैं बिल्कुल पढ़ाने के लिए। हाँ, उससे एक्स्ट्रा हम 10-20% पढ़ाएंगे आपको, 10-5% एक्स्ट्रा उससे हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि सवाल 2-4 टफ आ जाते हैं। उन 2-4 टफ सवाल को भी हमें साथ में करना ही करना है बेटा। ऐसा नहीं कि हम छोड़ के निकल लेंगे और कह देंगे नहीं साहब हमारे सिलेबस में नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया था। नहीं, हमें सारे सवाल करने हैं और एक स्टैंडर्ड लेकर के चलना है, एक लेवल अपना लेकर के चलना, लेकिन एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द रहना है, एनसीईआरटी से दूर नहीं भागना है हमको। हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्योरली हम इनऑर्गेनिक से ही एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन, एक एक रिएक्शंस डिस्कशन होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, एक एक बात आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ये हमारा पढ़ाने का पैटर्न होगा, ये हमारा आपसे साल भर तारतम्यता बनी रहेगी इसी आधार पर और इसी पैटर्न पर। ध्यान दें, चैप्टर जो पहला एनसीईआरटी की बुक में है, चैप्टर जो पहला एनसीईआरटी की बुक में है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। नियम से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम उस टॉपिक को अभी 2 दिन मात्र, आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, 2 दिन हम आपको अभी उस टॉपिक से पहले की कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। बेसिक बातें कौन सी डिस्कस होंगी? कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में जो नाम आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो चलो नॉमेनक्लेचर आप कर ले जाते हैं, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए उसका नामकरण आप कर ले जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप नामकरण कर ले जाते हैं, कोई भी कंपाउंड दे दी जाए उसकी नेमिंग आप कर ले जाते हैं। हालांकि नेमिंग हम आपको सिखाएंगे भी वहाँ पर, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग कितना बड़ा भयानक चैप्टर है वो, लेकिन उसको भी हम बहुत कंसाइज कर देंगे। अब वहाँ पर हम हो सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको पढ़ाएं, या हो सकता है हम आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएं, क्योंकि अभी हम स्मार्ट बोर्ड खरीदे नहीं हैं, स्मार्ट बोर्ड के लिए हम अप्लाई कर दिए हैं। स्मार्ट बोर्ड भी हमारा 1-1.5 हफ्ते में आ जाएगा, स्मार्ट बोर्ड से भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे। स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा कवरिंग हो जाएगा, ज़्यादा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, लेकिन हमें कवर नहीं करना है। याद रहे, हमें बच्चों को समझाना है बेटा, हमें बच्चों को ब्रेन में अपनी बातें डालनी है, हमें बच्चों को केमिस्ट्री एकदम लाइन बाय लाइन उतारना है ब्रेन के अंदर उनके, कि सवाल कहीं से आए बच्चा हमारा बिल्कुल ना फंसे, बच्चा हमारा जरा सा भी तकलीफ में ना रहे, हम उसके साथ हैं। समझ रहे बात? तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में साल्ट की नेमिंग करेंगे। साल्ट की नेमिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी बेटा? साल्ट की नेमिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? जरा आप जाने साल्ट की नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन सपोज दे दिया जाए कि 4 ग्राम सोडियम प्लम्बेट एडेड इन 500 ml वाटर। बिल्कुल बेसिक सवाल, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सपोज वाली सवाल पूछ लिया जाए कि भैया 4 ग्राम सोडियम प्लम्बेट 500 ml वाटर में डाला गया, बताओ इसकी मोलरिटी क्या होगी। अब पता चला कि फार्मूला तो आपको पता है कि मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, 1000 ऊपर और नीचे वॉल्यूम ml में। रटे हैं बिल्कुल, झमाझम फार्मूला आपको पता है। और आप कहेंगे अरे साहब ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो हम क्षण भर में कर देंगे, मिनटों में करके दिखा देंगे। आपसे कहा जाएगा ठीक साहब सवाल लगाओ। वेट कितना दिया गया भैया? 4 ग्राम, ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, वॉल्यूम आपको दिया गया है 500 ml। जरा बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सोडियम प्लम्बेट का। अब हमको पता नहीं सोडियम प्लम्बेट कौन सा कंपाउंड होता है, नाम ही नहीं सुने हैं। जब नाम ही नहीं सुने हैं तो फार्मूला कहां से आप बना पाएंगे? बोलिए, जान लें, यह है H2PbO3 और दूसरा कंपाउंड है, बल्कि हम इधर लिख दे रहे हैं H2PbO3
PbO3 नहीं होगा, PbO2 होगा, H2PbO3। ठीक, यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो लेड का +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा, और यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +4 निकल करके आएगा। यहाँ पर ये जो Pb है इसे हम कहते हैं प्लम्बम, यहीं से Pb+2 आयन और Pb+4 आयन, इसे हम कहेंगे प्लम्बस और इसे हम कहेंगे प्लम्बिक। अस एसिड का जो साल्ट होता है, अब देखिए यहां पर Pb+2 फॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे प्लम्बस एसिड, और इसे हम क्या कहेंगे, प्लम्बिक एसिड। प्लम्बिक एसिड का जो साल्ट है यहां से हटा दीजिए, यहां सोडियम लगा दीजिए। इक एसिड का जो साल्ट होता है बेटा, उसके नाम के अंत में एट लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम प्लम्बेट। और अस एसिड का जो साल्ट होता है, अस एसिड का जो साल्ट होता है उसके नाम के अंत में आइट लगता है, जैसे Na2PbO2, नाम क्या होगा, सोडियम प्लम्बाइट। बोले तो हमसे सोडियम प्लम्बाइट नहीं पूछा है, हमसे सोडियम प्लम्बेट पूछा है। तो अब ये फार्मूला सोडियम प्लम्बेट का ये है, और जाहिर सी बात है जब हमें फार्मूला पता चल जाएगा तो क्या हम इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाएंगे, शायद बिल्कुल निकाल ले जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट आप खट से यहाँ पर रखेंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस टॉपिक का, नेमिंग ऑफ साल्ट वाले टॉपिक का यूज डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट यूज है बेटा, इनडायरेक्ट यूज है इसका। बात समझिए, अभी इसी साल 2020 में सवाल पूछा गया था, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था ये हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, इसी साल सवाल आया था बेटा कि OO लिंकेज present in H2H2O3, H2SO4, H2H2O7, H2H2O8। बोलिए, सवाल पूछा गया था। अब ये जो एसिड हैं, नाम हमको पता नहीं है कि साहब कौन से एसिड हैं। हो सकता है एक आध एग्जाम्पल और दे देता हो, H2SO3 आपको दे देता। तो कोई सल्फ्यूरस एसिड हैं, कोई सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, कोई डाईसल्फ्यूरिक एसिड है, पैरॉक्सोडाईसल्फ्यूरिक एसिड है, कोई थायोनिक एसिड है। बात समझिएगा ध्यान से। तो अब ये एसिड अगर हमें पता होता तो हम इत्मीनान से बता ले जाते साहब किसमें पैरॉक्सी लिंकेज है, किसमें OO बॉन्ड है। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है नेमिंग ऑफ साल्ट। क्या नाम है बेटा इसका, नेमिंग ऑफ साल्ट, साल्ट का नामकरण, साल्ट की नेमिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि हमें इनऑर्गेनिक में पढ़ाना ही पढ़ाना है, एसिड वहां हमें डिस्कस करना ही करना है, तो हम सारे एसिड को यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। एसिड का नामकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसिड के नाम पर ही साल्ट का नाम डिपेंड करता है, एसिड के नाम पर ही साल्ट का नाम डिपेंड करता है। तो हम पहले हेडिंग डाल लें भैया, क्या, नेमिंग ऑफ साल्ट। नेमिंग ऑफ साल्ट, क्लियर। पहली बात तो आप जान लें कि नेमिंग ऑफ साल्ट डिपेंड्स ऑन
नेमिंग ऑफ एसिड्स। एसिड के नेमिंग पर साल्ट की नेमिंग डिपेंड करता है। जैसे हम यहां लिख रहे हैं Na2SO3 और हम यहां पर लिख रहे हैं Na2SO4। ओके, दिख रहा है ना बेटा? बोले। अब अगर हम आपसे कहें साहब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो आप तुरंत हो सकता नाम ना बता पाएं। जब भी आप साल्ट को देखते हैं तो उसके एसिड के बारे में सोचते हैं। एसिड के बारे में सोचने का मतलब कि ये जो एसिड बना होगा, समझिएगा बात ध्यान से, ये H2SO3 और NaOH के संगम से बना होगा। भाई H2SO3 प्लस 2 मोल NaOH, ये बना क्या? Na2H2O3 और प्लस यहां क्या बना होगा? H2O। या हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये लीजिए इसके नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक। अब ये जो सोडियम सल्फेट ये आया होगा, Na2SO4 आया होगा, ये इस एसिड से मिलके बना है बेटा, और साथ में वाटर का निर्माण हुआ होगा। एकदम दिमाग में बैठा लें कि साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यहां लिख दे रहे भैया हम, साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब डिपेंड करता है कि एसिड कौन सा है। ये जो साल्ट बना है, अगर आप इस साल्ट का पोस्टमार्टम करें तो इसमें दो पार्ट है बेटा, एक है Na का पार्ट और एक है SO3 वाला पार्ट। ये जो सोडियम पार्ट इसे कहा जाता है कैटायन, और जो SO3 वाला पार्ट इसे कहा जाता है एनायन। कैटायन जो आता है वो हमेशा बेस से आता है बेटा, और एनायन जो आता है वो हमेशा एसिड से आता है साल्ट के अंदर। भाई अगर आप इसको तोड़ दें, ऐसे देखें, तोड़ें तो ये सोडियम आयन में टूटा और ये सल्फाइड आयन में टूटा। ये देखना, ये कैटायन और यह एनायन। ये कैटायन आया है इस साल्ट में बेस से, और ये एनायन आया है इस साल्ट में एसिड से। बात क्लियर हुई? तो जो साल्ट का जब हम नामकरण करते हैं तो जो कैटायनिक पार्ट का नाम होता है उसका नाम एज इट इज लिया जाता है। जैसे सोडियम है तो इसको हम सोडियम ही डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, लेकिन ये जो एनायन है, अब ये सल्फाइट है कि सल्फेट है कि थायोसल्फेट है कि हाइपोसल्फाइट है, बोले, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एसिड हम लेकर चले हैं। कब? ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, जब न्यूट्रलाइजेशन कराए थे। बात स्पष्ट हुआ? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो एसिड है और ये जो एसिड है, इसे बोलते तो रेफरेंस एसिड। छठवें ग्रुप का सल्फर, छठवें ग्रुप का है, सिक्स्थ ग्रुप का है, वहां का रेफरेंस एसिड। रेफरेंस एसिड में देखिए कितने एसिड हैं? 4, सॉरी कितने ऑक्सीजन है? 4। और इनसे जब एक ऑक्सीजन कम होगा तो रेफरेंस एसिड को कहा जाता है इक एसिड, और उससे एक ऑक्सीजन अगर कम होगा तो उसे कहा जाएगा अस एसिड। तो इसका नाम क्या हुआ? सल्फ्यूरस एसिड। और इसे क्या कहा जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखना, इसमें इक लगा, इसमें अस लगा। फिर हम आपसे दोबारा कहेंगे कि एकदम दिमाग में बैठा लें कि जो इक एसिड का साल्ट होता है उसके नाम के अंत में एट लगता है, यानी साल्ट ऑफ इक एसिड इज इंडेड विद 8। और अगर कोई अस एसिड का साल्ट है तो
तो उसके नाम के अंत में आइट लगता है। बात स्पष्ट हुआ? यानी कि साल्ट ऑफ अस एसिड इज इंडेड विद आइट और साल्ट ऑफ इक एसिड इज इंडेड विद एट। तो अब जरा आपके सामने देखिए है, ये अस एसिड का साल्ट है तो इसके नाम के अंत में क्या लगेगा? आइट। तो नाम क्या हुआ? सोडियम सल्फाइट। तो ये तो सोडियम वाला पार्ट हुआ और ये इतना पार्ट क्या हुआ बेटा? सल्फाइड का पार्ट। इसे रेडिकल कहा जाएगा, अनायन कहा जाएगा। रेडिकल तो कोई भी हो सकता है, अनायन कैटायन कोई भी हो सकता है, ये भी रेडिकल ही है, आयन को रेडिकल्स कहते हैं। और यहां देखना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इक एसिड है। इक एसिड के साल्ट को हम क्या कहेंगे? 8। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? सोडियम सल्फेट। क्या नाम होगा इसका बेटा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। ओके। तो अब ये जो सल्फेट है कि सल्फाइट है, यह किस पर डिपेंड कर रहा नाम इसका? एसिड के नेचर पर, एसिड के नेमिंग पर कि एसिड की नेमिंग क्या है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेमिंग ऑफ साल्ट डिपेंड्स ऑन नेमिंग ऑफ एसिड, या कह सकते हैं नेचर ऑफ एसिड्स। बात स्पष्ट हुआ? तो एक चीज बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लें भैया कि जब कभी हमको किसी भी साल्ट का नामकरण करना है तो हम यह चेक करेंगे कि वो किस एसिड का साल्ट है। और कोई भी एसिड का नामकरण हम कब करेंगे? नामकरण कैसे देखेंगे? यह चेक करेंगे पहले तो वो किस ग्रुप का है, और जिस ग्रुप का है उसका रेफरेंस एसिड कौन सा है। हमें खाली रेफरेंस एसिड याद रखना होगा और सारे एसिड भूल जाना है, क्योंकि उसी रेफरेंस एसिड से सारे एसिड हमको प्राप्त हो जाएंगे। बात स्पष्ट हुआ? अब जैसे हम आपको ऐसे दे दें सवाल, हम आपसे पूछें साहब बताओ सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला है। तो हम आपसे जब कहेंगे साहब बताओ सोडियम क्लोराइड कौन, तो आप कहेंगे तो बड़ा आसान है, साल्ट कौन? NaCl। लेकिन अगर कहीं लिखा रहेगा सोडियम क्लोराइड तो हो सकता है आपके जहन में आ जाए, हो सकता है गलत लिख दिया गया गलती से, नाम इसका सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, वो गलती से क्लोराइड लिख दिया गया। यहां टा है, यहां डा है। नाम दोनों सही हैं, दोनों कंपाउंड एक नहीं अलग अलग है, दोनों का फार्मूला अलग अलग है बेटा, दोनों का फार्मूला अलग अलग है। ये इसका सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होगा NaClO और इसका जो फार्मूला वो NaCl। अब इसमें देखिए साल्ट के नाम के अंत में आइड लग रहा है, आइड, और यहां साल्ट के नाम के अंत में आइट लग रहा है, आइट। अब फिर यहां दाल में कुछ काला दिखने लगा कि साहब अभी तक तो आइट और एट हमको बताए थे, आइड कहां से आ गया? तो याद रखिए ये किस एसिड से बना होगा साल्ट? पीछे आते हैं हम लोग, जब HCl और NaOH आपस में रिएक्शन किए होंगे, और ये किस एसिड और बेस से मिलकर बना होगा? जब HClO, एक मिनट बेटा, ये सोडियम क्लोराइड है ना, वेरी सॉरी, NaClO2 होगा फार्मूला इसका, इसका भी HClO2 होगा। ठीक, HClO2 किससे रिएक्शन किया होगा बेटा? ये NaOH से रिएक्शन किए होंगे। क्लियर? यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर आप निकाले तो कितना आएगा? +3। और यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर Cl निकाले कितना आएगा? -1। ये HCl से रिएक्शन करके बना हुआ साल्ट है, ये HClO2 से रिएक्शन करके बना हुआ साल्ट है। अब इस साल्ट का ध्यान दीजिएगा और इस साल्ट में अंतर क्या है? ये जो साल्ट बना है ये हाइड्रा एसिड से बना हुआ है, और ये जो साल्ट बना हुआ है ये ऑक्सी एसिड से बना है। ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसा एसिड जो H दे,
परंतु उसमें ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसको ऑक्सी एसिड कहा जाता है। ऐसा एसिड जो H आयन दे लेकिन उसमें ऑक्सीजन ना हो, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड, बात स्पष्ट हुआ? तो ये हाइड्रा एसिड है, ये भी H आयन, भाई एसिड जितने होते हैं सब H आयन देते हैं पानी में ऐड करने पर बेटा, क्लियर? तो ये हाइड्रा एसिड है और ये ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड के जो साल्ट होंगे या ऑक्सी एसिड कितने टाइप के होते हैं? या तो अस होंगे या इक होंगे, और जो हाइड्रा एसिड होते हैं वो एक ही प्रकार के पाए ही जाते हैं। इनके जो साल्ट होते हैं उनके नाम के अंत में हमेशा आइड डा लगेगा, और जो ऑक्सी एसिड होते हैं उनके नाम के अंत में या तो आइट लगेगा ITE या तो एट लगेगा ATE। डिपेंड करता है कि वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर से हैं कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर से हैं। बात स्पष्ट हुआ? इसका मतलब कि साल्ट का नामकरण पढ़ने से पहले हमको एसिड का क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है, और एसिड का क्लासिफिकेशन जान लेने के बाद एसिड की नेमिंग जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप एसिड की नेमिंग नहीं जानेंगे तब तक आप साल्ट का नाम नहीं लिख पाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं बेटा, इंटर पास कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं, PhD तक कर लेते हैं, लेकिन साल्ट का नामकरण ही नहीं कर पाते। हम इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं कर रहे हैं, है पृथ्वी वीरों से खाली थोड़े, लेकिन इनकी संख्या कम है। PhD तक जो लोग पढ़े होते हैं उनके पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी होते हैं, लेकिन उदाहरण कई जगहों पे मिल जाते हैं। बेसिक्स ना क्लियर होने की वजह से एक डर अंदर बना रहता है। आप केमिस्ट्री को समझें, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाएं, एक एक चीज़ बिल्ले बिल्ले क्लियर किया जाएगा, और भरपूर समय हम लोगों के पास पढ़ने का। आप अगर सोच रहे होंगे साहब इतना कम टाइम सर कैसे ख़त्म करेंगे, ख़त्म होगा। और जो हम पढ़ाएंगे पैटर्न हमारा जो पढ़ाने का होगा, पहले फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, जो छूटे छाटे उसको भी हम पहले कवर करेंगे अच्छे से। क्लियर बात? अब जरा यहाँ देखें बेटा, हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसका करना भैया? एसिड का करना है, एसिड का। तो एसिड क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। एसिड दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होंगे ऑक्सी एसिड्स, और दूसरा होगा कौन सा बेटा? हाइड्रा एसिड्स। ठीक, ये तो एक जनरल क्लासिफिकेशन हुआ। अगर आप इसके ऊपर जाते, इसके और ऊपर जाते, तो क्लासिफिकेशन पहले ही बाइफरकेट करता। ऐसे ही देखिए, एसिड दो टाइप के होते हैं। एक होते प्रोटिक एसिड और दूसरा होता कौन सा एसिड बेटा? एप्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड वो जो प्रोटॉन दें, एप्रोटिक एसिड वो जो प्रोटॉन ना दें। अरे प्रोटॉन मतलब भाई H आयन, H आयन। तो प्रोटिक एसिड कौन? इट गिव्स H आयन। कहाँ? जब इनको वाटर में ऐड किया जाएगा, वहाँ पानी में। और एप्रोटिक एसिड कौन? डू नॉट आयोनाइज, डू नॉट गिव H आयन, जो H आयन ना दे। या कह सकते हैं जिसमें H मौजूद है और जिसमें H एब्सेंट हो, इस टाइप से। आयोनाइजेबल H आयन जिसमें ना हो, उसे क्या कहा जाता है? एप्रोटिक एसिड। और जो देते हैं उसे प्रोटिक एसिड। एप्रोटिक एसिड को हम, इनको किसने डिफाइन किया था बेटा? लेविस साहब ने डिफाइन किया था। इसीलिए इसको कौन सा एसिड कहा जाता है? लेविस एसिड्स कहा जाता है।
इनको कौन कौन डिफाइन किए थे भैया? अर्हीनियस साहब डिफाइन किए थे, ब्राउनस्टेड साहब डिफाइन किए थे। तो हमें यहां साइंटिस्ट का नाम नहीं लेना। बात समझ में आ रही है? अब प्रोटिक एसिड में कौन कौन आ गए? जैसे HClO4, जैसे H2SO4, जैसे HNO3, जैसे HCl, जैसे HBr। अब अगर आप यहां पर लेविस एसिड को देखें बेटा, या कह सकते हैं एप्रोटिक एसिड को देखें, कौन कौन एग्जाम्पल? जैसे AlCl3, जैसे BF3, जैसे BeCl2, जैसे BH3, और जैसे ट्राइमेथिल एल्युमिनियम। अब आप देखें इन सब में कहीं हाइड्रोजन है? आप कहेंगे क्यों नहीं साहब, तो हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होगा बेटा पानी में जाने के बाद। बात समझिएगा ध्यान से। ये सब इनमें से कोई भी स्पीसीज H आयन जनरेट नहीं करेगा, प्रोटॉन नहीं देगा, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है बेटा? एप्रोटिक एसिड कहा जा रहा है। और ये प्रोटिक एसिड है। इसमें देखिए HCl हुआ, HBr हुआ, PH3 हुए, एटसेट्रा। अब इनको फर्दर फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। ये देखना, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन दो पार्ट में डिवाइड करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ये जो प्रोटिक एसिड हैं, इनके जो साल्ट होंगे, समझिएगा बात ध्यान से, उन साल्ट के नाम के अंत में आइट या आइड कुछ भी लग सकता है, या एट कुछ भी लग सकता है। क्लियर बात? और ये कुछ साल्ट के रूप में दिखते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रल दिखते हैं, ऑलरेडी टाइप के होते हैं। हमें चर्चा इनकी नहीं करनी, हमें जो डिटेल में बनना है, बात करनी है, वो प्रोटिक एसिड की करनी है। इसलिए इनको देखिए हम फिर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। ये देखना, एक होगा ऑक्सी एसिड्स और दूसरे होंगे हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स कौन? ऑक्सीजन प्रेजेंट। हाइड्रा एसिड कौन? ऑक्सीजन एब्सेंट। H2O हाइड्रा एसिड है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। कुछ किताबें लिखती साहब H2O जो हाइड्रा एसिड में नहीं बल्कि ऑक्सी एसिड है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन निकलता है वो ऑक्सीजन से निकलता है। तो जो कंट्राडिक्शन उसको हम हटा दे रहे हैं यहां से। ठीक, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। क्लियर? ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, इसमें देखिए एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे, जैसे HNO3, H2SO4, HClO3, एटसेट्रा। हाइड्रा एसिड कौन? जैसे HBr, जैसे NH3, जैसे H2S, जैसे PH3, पांचवा ग्रुप, छठवां ग्रुप, पांचवा ग्रुप, सातवां ग्रुप, जैसे H2SE, एटसेट्रा लगा दे रहे हैं बेटा। यहां पर बात स्पष्ट हुआ? आप देखिए इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है नहीं साहब। इन सब में ऑक्सीजन किससे अटैच है? हाइड्रोजन से। बात स्पष्ट हुआ? तो हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट सेंट्रल एटम से नहीं अटैच है,
वो ऑक्सीजन से अटैच है, और यहाँ हमारा जो हाइड्रोजन वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से ही अटैच है। इस NH3 में सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन। इस H2S में सेंट्रल एटम कौन? सल्फर। इस PH3 में सेंट्रल एटम कौन? फास्फोरस। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम यानी नाइट्रोजन से अटैच नहीं है। आप कहेंगे साहब वो कैसे? हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखना, अगर आप HNO3 का स्ट्रक्चर खींचें, ये HNO3 है। अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर खींचें, ये H2SO4 है। बात स्पष्ट हुआ? अब यहां देखें, क्या हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से लगा हुआ है नाइट्रोजन से? नहीं साहब। किससे लगा है? ऑक्सीजन से। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से लगा है सल्फर से? नहीं साहब। किससे लगा है? ऑक्सीजन से लगा है। क्या ये हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से लगा है? नहीं साहब। किससे लगा है? ऑक्सीजन से लगा है। जब भी हम ऑक्सी एसिड को पानी में डालते हैं तो जब पानी में जाने के बाद वो एचाइन देते हैं। पता है आपको एचाइन कहां से निकलता है? वो ऑक्सीजन से जो H अटैच होता है वही H बाहर निकलता है, वही आयोनाइज होता है। इसीलिए ऐसे H को कहा जाता है आयोनाइजेबल H। क्या आप बता सकते हैं इस H2SO4 के पास कितने आयोनाइजेबल H हैं? 2 आयोनाइजेबल H हैं। ये देखना, इसके पास 1 आयोनाइजेबल H है। इसीलिए जब ये एसिड पानी में ऐड किया जाएगा तो ये कितने H आयन जनरेट करेगा बच्चों? ओनली 1 H आयन। ये देखना H+, और ये क्या होगा? नाइट्रेट आयन। यहां चार्ज आ जाएगा। इसी को चाहे ऐसे लिखो या आप ऐसे नाइट्रेट आयन के रूप में लिखो। इनको जब आप पानी में डालोगे, ये दोनों H देखिए साइड से निकल जाएंगे, यहीं से बांड ऐसे टूट जाएगा। क्यों बांड टूट जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन हाईली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहीं पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आपस में जुड़े होते हैं तो वहां पोलरिटी डेवलप होती है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। बांड पोलर होने की वजह से हेट्रोजीनियस होता है, और वही बांड सबसे पहले टूटता है जो मोस्ट हेट्रोजीनियस होता है। कहां टूटता है? पानी में जाने के बाद। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि यह H क्यों इसी ऑक्सीजन से जो अटैच है क्यों टूट रहा है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, यह बांड ज़्यादा पोलर है। हाईली पोलर होने की वजह से आसानी से ब्रेक कर जाता है पानी के अंदर जाने के बाद। तो ये H आयन यहीं से टूटेगा बेटा। ये देखना, ये कितने H आयन दिया? 2 H आयन दिया। ये देखना, और इसका जो एनायन है वो ऐसे पड़ा रह जाएगा। अब जरा ध्यान दें, यह जो एसिड है वो H2SO4 है। ये रेफरेंस एसिड है 6वें ग्रुप का। इसे हम इक एसिड कहते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हुआ बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो एनायन होगा उसके नाम के अंत में 8 लगेगा। इसे क्या कहा जाएगा? सल्फेट। ऐसे नाइट्रोजन का जो HNO3 है ये रेफरेंस एसिड है 5वें ग्रुप का। नाइट्रोजन का रेफरेंस एसिड है, ये है HNO3। नाम इसका है नाइट्रिक एसिड, यानी कौन सा एसिड है? इक एसिड। तो इक एसिड का साल्ट या उसका एनायन दोनों के ही नाम के अंत में क्या लगता है बच्चों? 8। तो इसे क्या कहा जाएगा? नाइट्रेट। याद रखें, यह एसिड 2 H आयन दे रहा है पानी में जाने के बाद, इसलिए इसे कहा जाएगा डाई बेसिक एसिड। कौन सा एसिड कहा जाएगा? डाई बेसिक एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2।
और ये एसिड पानी में जाने के बाद एक ओनली 1 H आयन दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1। दिस इज मोनोबेसिक एसिड, दिस इज डाइबेसिक एसिड। ये मोनोबेसिक एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड है। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि इट हैव 2 आयोनाइजेबल H आयन, इट हैव 1 आयोनाइजेबल H आयन। सवाल कभी कभी हमसे पूछते हैं कि साहब हम एसिड की बेसिसिटी देखते हैं और बेस की एसिडिटी देखते हैं, तो हम एसिड की बेसिसिटी क्यों देखते हैं? एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बात की जाती है। ये जो एसिड है इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस। तो जितने मोल H आयन इसके पास होते हैं उतने मोल OH आयन की जरूरत होती है। OH आयन मतलब बेस, क्षार। तो बताइए इसके पास कितने H आयन हैं? 2। तो कितने मोल आप OH आयन को न्यूट्रलाइज करेगा? 2 मोल OH आयन को। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। और ये कितने मोल OH आयन को न्यूट्रलाइज करेगा? 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। अब जरा न्यूट्रलाइज करके हम दिखाते हैं आपको। ये देखना भैया, ये देखना, पूरी बात बिल्कुल एकदम बेटा धीरे धीरे समझें और बेसिक से बिल्कुल चलें। ये सब आगे सब अभी यूज होंगे बेटा। जैसे ये HNO3 है और ये H2SO4 है, इनका रिएक्शन हम NaOH से कराए और इनका भी रिएक्शन हम NaOH से करा रहे हैं बेटा। ये देखना, HNO3 अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। और अभी हमने इस बात को भी बताया इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। तो एक ही तो H आयन देगा। जब ये टूटेगा तो ये देखना H आयन में, नाइट्रेट आयन में, ऐसे भी टूटेगा Na आयन में और OH आयन में। इनके आयनों का एक्सचेंज होता है, यानी कि इसका जो कैटायन है सोडियम आयन, इनके एनायन नाइट्रेट के साथ जाएगा। ये देखना NaNO3 और यह OH इस OH से जुड़ेगा, बना क्या? H2O। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे बेटा, पक्का आप जान लें कि वहां वाटर बनना है, साथ में वाटर जरूर बन रहा होगा और साल्ट भी बनते हैं। क्लियर? अब जरा बताइए कितने H आयन देगा? 2 H आयन देगा। ये देखना, ये इसका एनायन हुआ सल्फेट। ऐसे देखना, ये भी OH आयन दिया और Na+। अब इनको कितने H आयन इसके पास हैं? 2। तो इसको 2 OH आयन चाहिए और ये कितने OH आयन दे रहा? खाली 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया 2 OH आयन, ये हो गया 2 सोडियम आयन। अब देखना, 2 H आयन को 2 OH आयन मिला और 1 सल्फेट आयन को 2 सोडियम आयन मिला, क्योंकि इसके 2 निगेटिव चार्ज को ये 2 सोडियम आयन के द्वारा 2 पॉजिटिव चार्ज जो मिल रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो साल्ट देखिए बना क्या? Na2SO4 और साथ में 2 मोल वाटर बना बेटा। बात स्पष्ट हुआ? क्लियर हुआ? तो अब जरा ध्यान दें इधर भैया, ध्यान दे जरा। इस एसिड में से कितने H रिप्लेस हुए हैं सोडियम के द्वारा? 2 H को रिप्लेस करके उसके जगह पे सोडियम लगा दिया गया। इस एसिड में कितने H रिप्लेस हुए हैं सोडियम के द्वारा? 1 H हटा करके वहाँ सोडियम लगा दिया गया। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि इस एसिड में कितने रिप्लेसेबल H आयन हैं, तो आप कहेंगे 1। सवाल पूछा जाए कि इस एसिड में कितने रिप्लेसेबल H आयन हैं, तो आप कहेंगे 2। वही रिप्लेसेबल H आयन को हम आयोनाइजेबल H आयन कहते हैं। वही रिप्लेसेबल H आयन, आयोनाइजेबल H आयन किसी भी एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। तो अगर हम आपसे कहें साहब इसकी क्षारकता कितनी है, तो आप कहेंगे 2। आप बता सकते हैं इस NaOH से कितने OH निकल सकते हैं? 1।
इस NaOH की क्षमता कितने मोल H आयन को न्यूट्रलाइज करने की है? 1। तो 1 मोल तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बोले तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई? 1। इनकी एसिडिटी कितनी हुई? 1। वो अलग बात, इनके 2 मोल लेने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें 2 मोल H आयन की रिक्वायरमेंट थी। क्लियर बात? तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भैया जो एसिड बनते हैं वो किससे बनते हैं, सॉरी जो साल्ट बनते हैं वो किससे बनते हैं? एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। साल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस के रिएक्शन से होता है बेटा। बात स्पष्ट हुआ? तो हम साल्ट की अब नेमिंग करने चल रहे हैं। हमारे पास 2 टाइप के एसिड हैं। कौन कौन एसिड थे? एक ऑक्सी एसिड और एक हाइड्रा एसिड। ओके, तो हम इस बात को पुनः लिख दे रहे हैं कि साल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स ended with 8 या 8। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि साल्ट ऑफ अस एसिड ended with 8। तीसरा पॉइंट साल्ट ऑफ इक एसिड ended with 8। और चौथा पॉइंट साल्ट ऑफ हाइड्रा एसिड्स ended with आइड। अच्छा, अगर दोनों को सटा के आप लिखेंगे तो हाइड्रा एसिड ऐसे लिखेंगे आप, हाइड्रा एसिड, और अलग अलग लिखते हैं तो जैसे हम लिखे थे वैसे भी आप लिख सकते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो बिल्कुल इस चीज़ को आप जहन में बैठा लें कि जो अस एसिड होंगे, अस एसिड मतलब क्या हुआ? अस एसिड का मतलब हुआ एसिड विद लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। और इक एसिड कौन से हुए बेटा? इक का मतलब हुआ एसिड विद हायर ऑक्सीडेशन नंबर। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले एसिड के नाम के अंत में क्या लगेगा? साल्ट के नाम के अंत में 8। और इक एसिड वाले साल्ट के अंत में क्या लगेगा भैया? 8। और हाइड्रा एसिड के साल्ट के नाम के अंत में आइड लगेगा। बात स्पष्ट हुआ? तो हम लोग यहां पर बेटा डिस्कशन करेंगे सबसे पहले नेमिंग ऑफ salt of naming of salt of oxy acids, naming of salt of oxy acids, naming of salt of oxy acid। तो ऑक्सी एसिड्स के साल्ट का नाम करना। ओके, नेमिंग ऑफ साल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक, अब हम ऑक्सी एसिड के साल्ट की नेमिंग करने चल रहे हैं बेटा, नामकरण उसका करने चल रहे हैं। ओके, तो हम पहले तो जान लें कि किस किस ग्रुप के ऑक्सी एसिड की हमें चर्चा करनी है। ओके, किस किस ग्रुप की चर्चा करनी है? तो हम सबसे पहले 7th ए ग्रुप में आएंगे जिसे 17th ग्रुप कहा जाता है। फिर 6th ए ग्रुप में आएंगे जिसे 16th ग्रुप कहा जाता है बेटा। फिर हम 5th ए में आएंगे जिसे 15th ग्रुप कहा जाता है बच्चों। फिर हम 4th ए में आएंगे जिसे 14th ग्रुप कहा जाता है। और कुछ एसिड के साल्ट हम इसमें भी देखेंगे 3rd ए ग्रुप में जिसे हम 13th ग्रुप कहते हैं। ज़्यादातर सब पी ब्लॉक के ही नॉन मेटल्स हैं जो एसिड बनाते हैं और उन्हीं एसिड का हम लोग साल्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले ऑक्सी एसिड के साल्ट की बात करेंगे,
तब उसके बाद हाइड्रा एसिड के साल्ट की बात करेंगे। अब 17th ग्रुप में अगर आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जिनमें एस्टेटीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। क्लियर? ऐसे 6th ग्रुप में है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्यूरियम और पोलोनियम, इसमें पोलोनियम नहीं बनाता। क्लियर बात? अब इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्यूरियम, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी खुद जुड़ा हुआ रहेगा ऑक्सी एसिड में, तो मुख्य रूप से हमें इन 3 के एसिड पढ़ने हैं। इसमें मुख्य रूप से हमें इन 4 के एसिड पढ़ने, जिसमें 3 ही एसिड मुख्य बनाते हैं। इसका एक एसिड बनता है फ्लोरीन का, एनसीईआरटी की बुक में आपके दिया गया, वो हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे तो। क्लियर? ऐसे 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये नहीं बनाते एसिड। क्लियर? सिर्फ ये नॉन मेटल जो हैं, या कह सकते हैं सेमी मेटल, ये बनाते हैं बेटा। ये तो प्योरली नॉन मेटल ही हैं, ये दोनों से बिलोंग करते हैं। क्लियर? ऐसे 4th ग्रुप में आप आ जाएं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसमें सारे एसिड बनाते हैं। ये सब तो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। ऐसे 13th ग्रुप में जब आप आएंगे तो बोरान, एल्युमिनियम, ये मुख्य रूप से बनाते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो हम सब की चर्चा करेंगे, सारे ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट के ऑक्सी एसिड की चर्चा करेंगे। यहीं पर हम आपको बताएंगे पायरो एसिड कैसे बनते हैं, यहीं हम आपको बताएंगे ऑक्सी एसिड्स कैसे बनते हैं, यहीं हम आपको बताएंगे थायो एसिड्स कैसे बनते हैं, यहीं आपको हम आप बताएंगे कि आर्थो एसिड, मेटा एसिड कैसे बनते हैं। इन सब की चर्चा, इन सब कंपाउंड के नेमिंग में हम डिस्कस करेंगे। ओके? तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने चलेंगे बेटा, वो 17th ग्रुप की बात करेंगे। 17th ग्रुप की बात करेंगे। 17th ग्रुप मतलब 7वें ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके ऑक्सी एसिड्स कैसे हैं, इनका जिक्र करेंगे। चूँकि आज पहला लेक्चर है, इसलिए आज बहुत ज़्यादा आगे नहीं भागेंगे। आपकी जो टाइमिंग है वो है 10 से 11, लेकिन 10 से 11 सिर्फ कहने को है। हो सकता है लेक्चर हम 10 से पहले अपलोड कर देंगे, 9:30 बजे अपलोड कर दें, हो सकता है 9 बजे भी हम अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी टाइमिंग एक फिक्स कर लीजिए कि साहब हमको इतने से बजे तक देखना है। लेक्चर आपका 1-1 घंटे का डेली चलेगा मिनिमम। लेक्चर आपका 1.25 घंटे का भी हो सकता है, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर लेक्चर आपका 1.5 घंटे का भी हो सकता है। बात स्पष्ट हुई? क्योंकि डेली जब आपको पढ़ाया जाएगा 1-1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, तो ज़्यादा कवरेज हो जाएगी बेटा, ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा, ज़्यादा कोर्स कवर हो जाएगा। क्लियर बात? और रिकॉर्डेड लेक्चर, वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, सब कुछ मिला के हम आपके साथ चलेंगे बेटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर होती है तो तुरंत आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो ऐप्स हमारा चलेगा वो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। भाई मान लीजिए जो बच्चा न जान पा रहा हो, तो ज़्यादातर सब जान ही रहे होंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, केको सोनी क्लासेस नाम का हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसके अंदर आपको बैच में जाना होगा, और जो 2021 का बैच है आपका वो है नीट जेई के नाम से 2021, ये बैच है आपका। ओके? तो इसी बैच में आप अपना लेक्चर देखेंगे। ओके? जो लोग अभी एडमिशन नहीं कराए होंगे वो अपना एडमिशन करा लेंगे। फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं रख